तो हमारी जो लास्ट लेयर है जी वो हमारी एप्लीकेशन लेयर है। अब यहाँ पे आप ये याद रखें जी कि ये नेटवर्क्स का कोर्स नहीं है, बल्कि ये आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोर्स है, और उसमें उन्होंने एक लेयर जो है वो उसको एक हद तक ही एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं। अब एक एक लेयर के ऊपर जो है वो एक एक बुक भी लिखी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत शॉर्ट बातें हो रही हैं। तो एप्लीकेशन लेयर जो है जी वहाँ पे जहाँ पे डिफरेंट यूजर्स जो हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है। ठीक है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस जैसे आप HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, तो HTTP प्रोटोकॉल जो है वो आप जब यूज़ करते हैं तो आप तो ब्राउज़र यूज़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपका इंटरेक्शन ब्राउज़र के साथ होता है। ठीक है, तो ब्राउज़र के बिल्कुल इमीडिएट नीचे आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल्स में बता रहे हैं जी कि आपके पास एक प्रोटोकॉल है जी HTTP। तो ये आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं, जब भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं और उसके अंदर जब आप कोई एड्रेस लिखते हैं तो उसको आपकी टेक्स्ट और जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है और उसको ट्रांसफरिंग कर रहा होता है सेंडर से आपसे रिसीवर की तरफ। तो उस टाइम पे रिसीवर जो होता है वो कोई भी वेब सर्वर होता है, तो यहाँ पे आपको फैसिलिटेट जो कर रहा होता है वो प्रोटोकॉल होता है, और वो HTTP प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होंगे। तो दूसरा एक प्रोटोकॉल है जी FTP, ये भी आपने सुना हुआ है। अक्सर आप ऑनलाइन जब किसी जगह पे लॉगिन होके तो अपनी फाइल्स के साथ आप डील कर सकते हैं, फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, उनके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो वो सारा काम जो होता है वो आपका FTP प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा होता है, तो वहाँ पे FTP प्रोटोकॉल आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है। इसी तरह से जब भी आप कोई मेल्स वगैरह या कोई मेल सर्वर आपने बनाया हो, तो उसके पीछे जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं वो ईमेल के प्रोटोकॉल्स, उनको सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसी तरह से POP3 ये भी एक प्रोटोकॉल है, ईमेल्स के लिए यूज़ होता है। तो ये यूज़ हो रहे होते हैं बैक एंड पे। इसी तरह से अगर आपने विंडोज़ के अंदर कोई फाइल शेयरिंग करनी है तो उसके लिए भी कोई प्रोटोकॉल्स बैक एंड पे यूज़ होते हैं, जिनको वो CIFS कह रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता कि इससे क्या बनता है जी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इसी तरह से जी ये लेयर जो है डिफरेंट सर्विसेज जो हैं वो इसके थ्रू मिल रही होती हैं यूज़र्स को। तो हमने बात की, कुछ प्रोटोकॉल्स की बात की, तो अब यहाँ पे ये फिर कुछ और सर्विसेज जो हैं जो कि नेटवर्क के अंदर आपके यूज़र्स को मिल रही होती हैं, और उनको नहीं पता होता कि हमें ये सर्विसेज कोई दे रहा है। ठीक है, तो जो सर्विसेज उनको मिल रही होती हैं वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू उनको मिल रही होती हैं। तो इसी तरह की एग्जांपल्स वो दे रहा है जी। एक सर्विस है जी बूट पी। ठीक है, तो जैसे ही कोई सिस्टम बूट होता है तो उसको जो IP एड्रेसेस या इस तरह की चीज़ें साइन होती हैं। ये पुराना प्रोटोकॉल है, अब इसकी इन्हांसमेंट्स आ गई हैं, जैसे DHCP इसकी एक इन्हांसमेंट है। तो इसी तरह से दूसरा प्रोटोकॉल है जी DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो जैसे ही आपका होस्ट या आपकी डिवाइस ऑनलाइन होती है या अपने नेटवर्क पे जाती है, लॉगिन करती है, तो डायरेक्टली उसको कुछ एड्रेसेस मिल जाते हैं कि भाई तुम्हारा अपना IP एड्रेस क्या है, उस डिवाइस को मिल जाता है। फिर उसको बता दिया जाता है जी कि आपका सबनेट मास्क क्या है, ये भी हमने बात की हुई है जी, सबनेट मास्क क्या होता है। फिर उसको ये बता दिया जाता है जी कि आपका गेटवे क्या है, यानी गेटवे मीन्स कि कौन सा राउटर है जिसकी तरफ आपने ट्रैफिक भेजनी है, तो आपकी ट्रैफिक नेटवर्क से बाहर चली जाएगी। तो जो जिस नोड से आपकी ट्रैफिक बाहर जाती है वो नॉर्मली राउटर होते हैं, तो राउटर को गेटवे कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से आपकी ट्रैफिक नेटवर्क से बाहर जा रही होती है, तो वो गेट है और गेटवे है। तो उस तरह का भी एक एड्रेस जो है वो हर एक डिवाइस को दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें मिल रही होती हैं ये आपके सिस्टम को DHCP के थ्रू मिल रही होती हैं। ठीक है, इसी तरह से जी डोमेन नेम सर्विस है। डोमेन नेम सर्विस से मुराद ये है जी कि आप जिधर भी ट्रैफिक भेज रहे हैं तो आप नाम की बेस पे भेज रहे हैं। एक्चुअली बैक एंड पे हर जगह पे IPs यूज़ हो रहे हैं, तो डिफरेंट IPs यूज़ हो रहे होते हैं बैक एंड पे, लेकिन सामने आप नाम यूज़ करते हैं। आप facebook.com लिखते हैं और उसके बैक एंड पे कोई ना कोई IP एड्रेस यूज़ हो रहा होता है। तो ये जो कन्वर्जन है, जो आपके एड्रेस और IP के दरमियान में जो कन्वर्जन हो रही होती है, इसके लिए बैक एंड पे आपकी DNS सर्विस यूज़ हो रही होती है और DNS प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह से जी NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ये इसलिए यूज़ हो रहा होता है जी कि आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं और सब जो है वो उनका टाइम सेम हो। एक नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हों
उन सब का टाइम सेम हो। अगर सबका टाइम सेम होगा तो फिर जो भी रिकॉर्ड्स आप रख रहे हैं या आप लॉग्स मेंटेन कर रहे हैं तो उनमें सबका टाइम सेम होगा, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई किस ऑर्डर में चीज़ें नेटवर्क के अंदर अकर कर रही थी। ठीक है, तो अगर सबका टाइम सेम होगा तो ये इस चीज़ में आसानी होगी। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज इनको कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो एप्लीकेशन लेयर से हमें मिल रही होती हैं। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज हम खुद यूज़ कर रहे होते हैं। हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं, हम उसको मैनेज कर रहे हैं, तो ये सारी सर्विसेज का हमें फ़ायदा हो रहा होता है, हमारे यूज़र्स को फ़ायदा हो रहा होता है। तो इसके लिए एप्लीकेशंस को फ़ायदा नहीं होगा या किसी उस तरह से फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको फ़ायदा हो रहा होगा। अगर ये सर्विसेज फेल होती हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाता है। अगर आपकी प्रॉपरली ये 4 चीज़ें नहीं हो रही तो आपका ओवरऑल सिस्टम जो है वो बैठ सकता है। तो ये यहाँ पे कह रहा है जी कि आपने इन चीज़ों को देखना है। तो अभी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हमें ये चीज़ें बता रहे हैं। उसके बाद जी सर, ये SMB प्रोटोकॉल किस काम के लिए यूज होते हैं? सर्वर मैसेज ब्लॉक किधर है सर? ये तो नहीं है लेकिन प्रोटोकॉल ही है। छोड़े जी, बस ऐसे हज़ारों प्रोटोकॉल्स हैं और सारे किसी को भी नहीं याद और ना कोई याद रख सकता है। ठीक है, आप उसको सर्च कर लें गूगल में, आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या नाम है प्रॉपर बता दें फिर मुझे। सर्वर मैसेज ब्लॉक, SMB। ठीक है जी, सर्वर मैसेज ब्लॉक इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट enables यूजर्स टू कम्युनिकेट विद रिमोट कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स। ठीक है ना जी, तो ये मैसेजिंग के लिए है, सर्वर्स के से जो क्लाइंट्स के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होगी उसको फैसिलिटेट करता है। ठीक है जी, तो जितने भी यूजर्स होंगे उनको करता है। ठीक है, तो ये मैसेज की ब्लॉक्स में शेयर होते होंगे, इस तरह कुछ होता होगा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, अभी मेरी टेस्टिंग जो है वो आप अभी ना करें। ठीक है, खैर जी आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, तो अब उसने जो बात की थी ना जी, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं उनकी बात कर रहा है। तो उसके अंदर उन्होंने कहा था जी कि 2 प्रोटोकॉल्स हैं, एक है जी बूट पी और एक है जी DHCP। ठीक है, तो इनिशियली बूट पी यूज़ हुआ करता था जी, असाइन IP एड्रेस टू होस्ट। तो जितने भी होस्ट होते थे उनको बूट पी जो था उस प्रोटोकॉल के थ्रू उनको IPs मिल जाया करते थे। ठीक है, तो ये एक सेंट्रलाइज किस्म का सर्वर था, वहीं से IP मिलते थे सबको। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती थी, हर एक होस्ट के ऊपर जाके वहाँ पे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी कि भाई आपका फ़लाँ IP है, आपका फ़लाँ IP है। तो ये काम डायनामिक नहीं था, ये काम स्टैटिक था, इसमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती थी, तो ये काम थोड़ा मुश्किल था। तो इनिशियली ऐसा हो रहा था जी। ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर इन प्रोटोकॉल्स को बूट पी प्रोटोकॉल कहा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ जी कि इसकी एक एक्सटेंशन आई है और उस एक्सटेंशन के अंदर उन्होंने जो है वो बूट पी को एक एक्सटेंशन DHCP के साथ जो है वो चेंज किया। ठीक है, इट्स सुपरसीडेड बूट पी बिकॉज इट हैज़ मोर ऑप्शंस। तो जब ये आया है तो जी फिर लोगों ने इसकी तरफ माइल होना शुरू कर दिया है या इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है और आपके बूट पी को लोग फिर छोड़ने लगे। ठीक है, या नेटवर्क्स के अंदर इसकी सपोर्ट ज़्यादा आनी शुरू हो गई और ये यूज़ होने शुरू हो गया। ये करता क्या है जी, डायनामिकली असाइंस नेटवर्क रिलेटेड पैरामीटर्स टू होस्ट। तो जो भी होस्ट होगा उसको जी ये क्या करेगा जी, कुछ नेटवर्क पैरामीटर्स हैं जो उनको असाइन कर देगा। जितने भी होस्ट होंगे हर एक होस्ट को ये कुछ चीज़ें जो है वो दे देगा जी। क्या दे देगा जी, सबसे पहले जी IP एड्रेसेस देगा। तो जो भी नोड होगा उस नोड को ये IP एड्रेस दे देगा कि भाई तो हमारा IP एड्रेस 192.168.10.100 है। ठीक है, किसी नोड को ये दे देगा जी। दूसरा चीज़ है जी, उसको सबनेट मास्क उसका बता देगा कि आपके क्लास C है और आपका जो है वो 255.255.255.0 जो है वो आपका सबनेट मास्क है। तो सबनेट मास्क हमने सबनेटिंग के अंदर देखे थे। ठीक है, तो वो सबनेट मास्क जो भी उस क्लास के हिसाब से उसका बनता है वो उसको दे देगा जी। फिर उसी के बाद हमने कहा जी कि वो उसको गेटवे दे देगा कि भाई आपने अपनी जब भी ट्रैफिक बाहर भेजनी है नेटवर्क से तो आपके पास ये एक एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर आपने भेजना है, तो वो गेटवे भी उसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जी DHCP असाइन IP एड्रेस हैज़ अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। तो आप ख़ुद भी देख सकते हैं जी कि आपको जब IP एड्रेसेस असाइन होते हैं तो वो एक ख़ास टाइम तक के लिए होते हैं। ठीक है, तो वो जो टाइम होता है कुछ घंटे हो सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है, वीक्स तक भी लेके जाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली ये घंटों में होता है और
ये एक्सपायर हो जाती है, फिर वो आईपी एड्रेस एक्सपायर हो जाता है, फिर हमें दोबारा नया मिलता है। तो ये जो आईपी मिल रहा होता है, हमें मिला होता है, उसको हम कहते हैं जी लीज हुआ है, हमें एक DHCP आईपी एड्रेस लीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ साथ में ओपन कर रहा हूँ, वो शायद आपको अभी नज़र ना आए, लेकिन जब मैं वीडियो शेयर करूँगा तो वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा जी। ठीक है, तो हमने जाना किधर है जी, स्टार्ट मेन्यू के ऊपर आप राइट क्लिक करें, अगर आप मेरे साथ हैं स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करें, वहाँ पे नेटवर्क कनेक्शंस में जाएं, वहाँ पे आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर अगर आपको मिलता है तो उस पर चले जाएं। वहाँ पे आपको ईथरनेट मिलेगा जी, ईथरनेट पे आपने क्लिक करना है और उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाना है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे जी, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IP वर्जन 4 जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे मैंने अब अपनी जो लैपटॉप है इसकी सेटिंग की हुई है जी, ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट आपको अभी नज़र आ जाए, ताकि स्टॉप प्रेजेंटिंग, प्रेजेंट नाउ एंटायर स्क्रीन। ठीक है, जब मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है, लगता है कि आपको स्क्रीन नज़र आनी शुरू हो गई होगी। तो आ रही है जी स्क्रीन नज़र? जी आ रही है सर। यहाँ पे इस तरह से आपने अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IP की प्रॉपर्टीज़ में जाना है। ठीक है, कहाँ से गए हैं? यहाँ से गए हैं जी। ठीक है, इंटरनेट का स्टेटस ये भी आप निकाल सकते हैं। इस पे चले जाएं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपको यहाँ पे TCP IP प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है वो नज़र आएगा जी। जब इस पे जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, अब यहाँ पे आपने ये देख लें, ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, ये इसके अंदर वो जो चीज़ें कह रहे हैं जी, वो कह रहा है IP एड्रेस दे दिया जाता है जी DHCP की बेस पे, सबनेट मास्क दे दिया जाता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया जाता है, और साथ में DNS भी दे दिया जाता है जी। तो इस स्लाइड में ये बात कर रहा था कि ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़र्स को मिली होती हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, ये सारी चीज़ें अभी मुझे मिली हुई हैं। ठीक है, अब मैं उनको देख सकता हूँ कि मुझे क्या क्या IP एड्रेसेस अभी मिले हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर जाता हूँ जी, ये यहाँ से पीछे जाता हूँ, ये डिटेल्स पे जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें जी, ये मुझे अभी IP एड्रेस मिला हुआ है, ADHCP इनेबल्ड है यहाँ पे, और ये येस है। इसी वजह से मुझे क्या मिला हुआ जी, IP एड्रेस ये मिला हुआ है 192.168.10.104, और सबनेट मास्क मेरा जो है वो 255.255.0 है। इसके बाद जी मुझे DHCP सर्वर का और DNS एड्रेस भी यहाँ से मुझे मिल रहा है जी। तो ये 10.1 जो है मेरा गेटवे है, उसने कहा था गेटवे का भी आपको मिला होगा जी। तो ये गेटवे भी मुझे मिला हुआ जी कि फलां मेरा गेटवे है, मेरी ट्रैफिक यहाँ से बाहर जा रही है। ठीक है, तो इससे मुझे DHCP की बेस पे ये एड्रेस दिया हुआ है अभी आर्जी तौर पे। ठीक है, तो इसको भी मैं देख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ जी अपने राउटर पे 192.168.10.1, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे डिवाइस इन्फो में TCP में जाता हूँ। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये अब DHCP की लीजेज हैं। अब ये मुझे कोई इनमें से कौन सा एड्रेस मिला हुआ था जी, आप ही ने अभी मुझे बताएं, 10 डॉट क्या था, 10.104। ठीक है जी, तो मुझे ये टॉप वाला एड्रेस जो है ये मुझे मिला हुआ जी, हायर PC है मेरा, और ये फलां फलां, और ये इसका एक्सपायरी टाइम है 6 घंटे बाद ये एक्सपायर हो जाता है। बाज़ नेटवर्क्स में ये 24 घंटे होता है। ये हर एक अभी मैंने 1.5 घंटा हो गया सिस्टम लगाया हुआ है, तो ये मुझे अभी एक्सपायर हो जाएगा मेरा 4 घंटे बाद। ठीक है, तो 6 घंटे जैसे ही पूरे होंगे एक्सपायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है जी, ये IP DHCP लीज है, अभी मुझे मिली हुई है। ठीक है, इस तरह से ये मेरा मोबाइल है, इसको भी कुछ मिला हुआ है जी। ठीक है, तो ये इस तरह से डिफरेंट जो मेरे साथ जो PCs अभी अटैच हैं इस नेटवर्क में, उन सब के एक एक एड्रेस होगा, और उनको मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितनी देर से ऑन है जी। ठीक है जी, वापस मैं जाता हूँ जी यहीं पे जहाँ से शुरू किया था। तो अब यहाँ पे ये क्या है जी, DHCP की लीज मुझे मिली हुई है, और टिपिकली फ्यू आवर्स में ये एक्सपायर हो जाएगी। अब जब एक्सपायर होगी तो फिर मुझे नया IP एड्रेस जो है वो मिलेगा जी। ठीक हो गया।
अब हम वापस स्लाइड्स पे आ गए जी। ठीक है जी। अब उसके बाद फिर वो डीएनएस की बात करता है जी। तो डीएनएस एक हमने बात की जी, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है दैट लिंक्स आईपी एड्रेस विद डोमेन नेम्स। ठीक है, तो हम जो है वो नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं वो google.com या इस तरह के आईपी एड्रेसेस यूज़ करते हैं और उनको ट्रांसलेट किया जाता है डोमेन नेम्स मीनिंग्स टू ह्यूमंस इनटू आईपी एड्रेसेस। तो वो क्योंकि आईपी एड्रेसेस हैं वो हम याद नहीं रख सकते। अब मैं गूगल का ये आईपी रोज़ाना वो चेंज होते हैं और भी लोगों के जो आईपीज़ हैं वो चेंज होते हैं, तो मैं सबके आईपीज़ याद नहीं रख सकता, वो चेंज होंगे। तो sjoklan.com का ये आईपी एड्रेस है जी। ठीक है, तो अगर आपने किसी का देखना हो कि किसी का आईपी एड्रेस जो है वो कैसे चेंज होता है या क्या होता है, तो अभी मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे, उस दिन भी हमने बात की थी, पिंग www.google.com में लिख देता हूँ। जैसे मैं लिखूंगा तो यहाँ पे इसकी तरफ रिक्वेस्ट जानी शुरू हो जाएगी। तो ये एक्चुअली ये पीछे ये एड्रेस है 172.217.19.4 है इसका आईपी एड्रेस। ठीक है, इसी तरह से इस तरह से मैं किसी के भी जो है वो आईपी जो है वो मैं देख सकता हूँ कि उसका आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, तो ये शायद मेरे से गलती हो गई है कि इसका क्या एड्रेस था, sjoklan.com। अच्छा जी, ठीक है ना जी। तो इसका अब आईपी एड्रेस ये है। तो मैं अब डेली बेसिस पे इसके आईपी तो नहीं याद रख सकता, अगर इसके आईपी चेंज होते हैं हर महीने बाद भी चेंज होते हैं तो मैं तो याद नहीं रख सकता। तो मेरे लिए ये एड्रेस याद रखना आसान है जो भी टेक्स्ट में फॉर्म में होगा। तो इसलिए बैक एंड पे कोई सर्विस है जो कि इस चीज़ को करके दे रही है हमें। फिर उन्होंने डिफरेंट सर्वर्स को फिर उन्होंने डिफरेंट उसमें कैटेगराइज किया हुआ है। कुछ हमारी .edu की डोमेन्स हैं, कुछ .com की डोमेन्स हैं, कुछ .org की हैं, कुछ .net की हैं, कुछ .nl की हैं। तो इन सब को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। फिर उन्होंने कॉम है तो कॉम के फिर नेक्स्ट कुछ लेवल के ऊपर उन्होंने फिर IBM को रखा हुआ है, sjoklan को रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने डिफरेंट उन्होंने मैपिंग्स के कुछ कैटेगरीज बनाई हैं और उनको फिर कैटेगराइज किया। लेकिन अभी हम डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। DNS डिस्ट्रीब्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैपिंग डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस। तो उसके कुछ अथॉरिटेटिव नेम सर्वर्स होते हैं जी, वो जो है वो ये काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम डिटेल्स में नहीं जाना चाहते, बस हमने ये समझना है कि DNS क्या करता है। तो DNS यही करता है जी कि आपके पास डिफरेंट नाम होते हैं, आप नाम याद रख सकते हैं। आप facebook.com google.com इस तरह के नाम आपको याद रहते हैं। ठीक है, तो आप उन नाम के साथ डील करते हैं और उनकी कन्वर्जन होती है। जब भी आप उनकी तरफ रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप facebook.com लिखते हैं, जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट जाती है तो पहले आपकी रिक्वेस्ट DNS सर्वर की तरफ जाती है। तो DNS सर्वर जो है फिर उसको कन्वर्ट करके तो फिर IP में कन्वर्ट करके तो आपकी ट्रैफिक को उस IP पे भेजता है। जैसे अभी मैंने पिंग के फॉर्म में मैंने किया था, तो मैं एक नाम लिख रहा था तो उसको वो कन्वर्ट कर रहा था। तो ये एक्चुअल जो कन्वर्जन कर रहा है, जो मैपिंग कर रहा है, वो हमारा DNS है। ठीक है जी। तो फिर पहले वो कन्वर्जन करके हमें देता है कि फलां IP है जी फलां का, और फिर उसके बाद हमारी जो रिक्वेस्ट है उस IP की तरफ जा रही होती है, उस IP की बेस पे ट्रैफिक हम भेज रहे होते हैं, लेकिन हमें कन्वर्जन करके DNS दे रहा होता है। तो DNS का एक सर्वर होगा और वो ये कन्वर्जन्स करके आपको देगा जी। ठीक है जी। तो DNS जो था जब ये डिज़ाइन किया गया तो फिर उसके ऊपर सिक्योरिटी जो था वो कंसर्न नहीं था। तो बाद में फिर उसके ऊपर उन्होंने इस सिक्योरिटी को भी सोचा कि इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। जितनी ट्रैफिक हमारी DNS की तरफ जा रही है और DNS से वापस आ रही है तो उसको सिक्योर होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने DNSSEC के नाम से, DNS सिक्योरिटी के नाम से एक एक्सटेंशन बनाई है और वो एक्सटेंशन फिर उन्होंने लॉन्च की है। फिर अब जो लोग यूज़ करते हैं जी वो सिक्योर DNS यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर उनका डाटा ज़्यादा सिक्योर होता है, ज़्यादा इंटीग्रेटेड होता है। ये सारी चीज़ें आपने उधर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे देख लेंगे आप अपने साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में। DNSSEC इज़ नॉट इन वाइड स्प्रेड यूज टूडे। ठीक है, तो ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि जहाँ पे सिक्योरिटी होती है तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो है वो रखने पड़ते हैं जी, कुछ एक्स्ट्रा चेक्स एंड बैलेंसेस और कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो है वो रिजर्व करने पड़ते हैं। तो शायद इस वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ इन ऑर्डर टू मेक फुल यूज़ ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है,
ये गाइडलाइंस है, यही है जी कि हमेशा जो भी DNS हो तो वो DNSSEC प्रोटोकॉल यूज़ करे ताकि उसकी सर्विसेज जो है वो ज़्यादा सिक्योर हो जी। उसके बाद है जी एक और चीज़ है जी IP एड्रेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो है वो जितनी भी अप्लाइंसेज हों दैट कैन बी यूज टू प्लान ट्रैक एंड मैनेज IP एड्रेसेस इन अ नेटवर्क, तो उनके जो IP एड्रेसेस जो उनको असाइन हो जी उसको उनको असाइन हो तो वो किसी ख़ास एक मैकेनिज्म के साथ जब असाइन होते हैं तो हम उसको कह रहे हैं जी IP एड्रेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी। तो वो ये प्लानिंग करते हैं, फिर वो प्लानिंग के बाद कि किस तरह लोगों को IP एड्रेसेस असाइन होंगे, फिर उनके एड्रेसेस जो हैं वो उनको ट्रैक किया जाएगा, उनको मॉनिटर किया जाएगा, फिर उनकी मैनेजमेंट होगी, अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट जो है वो ओवरऑल IP एड्रेसेस की होगी। तो इसी के लिए जो सिस्टम है जी वो हमारा IP एड्रेस मैनेजमेंट है। ठीक है। फिर IP के साथ सारे डील करते हैं, DNS भी करता है, DHCP भी करता है, IP एडमिनिस्ट्रेशन भी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे एड्रेस हम दे रहे होते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो एक साथ आपस में रिलेटेड हैं। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जी जो कि IP एड्रेसेस को मैनेज करे। ठीक है। तो ये सारे इंटीग्रेटेड है, इन सब को इकट्ठा है जी, ये सारी चीज़ें आपस में इनका मेल जोल है, ताल्लुक है, तो इस वजह से इन सारों को सिक्योर होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये सारे यूज़ करते हैं, DNS सारे यूज़ करते हैं, DHCP सारे यूज़ करते हैं, IP सारे यूज़ करते हैं। तो ये इन सब का आपस में कैसे जो है ना वो बेहतर इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो इसके लिए एक IP असाइन करने का और उसको मैनेज करने का और उसको मॉनिटर करने का एक मैकेनिज़्म होना चाहिए जो कि हमें IPAM के साथ हमें मिल जाता है जी। ठीक है। हम आगे चल रहे हैं जी। फिर उसके बाद हमने कहा था जी कि एक और चीज़ भी होती है जी, वो होती है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो जब भी हम नेटवर्क की बात करेंगे जी तो नेटवर्क के अंदर टाइम जो है वो उसकी भी इम्पोर्टेंस है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स वो अपने पास एक ही टाइम सारे जो है वो यूज़ करें। जब सारे एक टाइम यूज़ करेंगे तो फिर उनकी रिकॉर्ड कीपिंग सही होगी। ठीक है। जैसे आपने लॉग फाइल्स एनालिसिस करना है, जब आपके पास बहुत सारे लॉग्स आपने रखे हुए हैं और लॉग्स के अंदर आपका डाटा सेव हो रहा है जी कि इतने बजे फलां बंदा लॉग इन हुआ था और इतने बजे उसने ये ट्रांजैक्शन की थी, इतने बजे उसने ये किया था। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं अगर इनका सबका अगर टाइम सेम होगा तो फिर ये लॉग्स प्रॉपर होंगे, वरना मैं किसी और टाइम पे कुछ कर रहा हूँ लेकिन रिकॉर्ड में जो मेरा टाइम है अगर वो जाता है तो वो डिफरेंट होगा, किसी और का टाइम होगा तो वो डिफरेंट होगा, तो ये फिर प्रॉपर हमारे लॉग्स नहीं बनेंगे। ठीक है। इस तरह से और भी जगहों पे ऑथेंटिकेशन में कि कब कोई लॉगिन कर रहा है अगर उसको रियल टाइम पे उसी टाइम पे ऑथेंटिकेट किया जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे ज़्यादा उसका बेहतर जो है वो रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है। इस तरह से वो सॉफ्टवेयर्स जो कि इकट्ठे मिल के काम करते हैं और किसी एक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं इकट्ठे, तो उस तरह के सिस्टम्स के लिए भी जो है वो ज़रूरी है जी कि आपके टाइम सेम हो। ठीक है। NTP कैन मेंटेन टाइम। ठीक है जी। तो ये टाइम NTP प्रोटोकॉल के थ्रू मेंटेन हो सकता है। इसी तरह से जी 10 मिलीसेकंड्स ओवर द इंटरनेट, तो 10 मिलीसेकंड्स का डिफरेंस जो है वो हो सकता है या 10 मिलीसेकंड्स के अंदर वो सबको सिंक्रोनाइज कर सकता है। 0.2 मिलीसेकंड्स और बेटर इन लैंस। ठीक है। तो वैंस के ऊपर 10 मिलीसेकंड्स का डिफरेंस हो सकता है, तो ये कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से 0.2 मिलीसेकंड्स का डिफरेंस लैंस के अंदर है, क्योंकि लैंस के अंदर परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है, आपके पास लोकल ट्रैफिक होती है, तो उसके अंदर 0.2 मिलीसेकंड्स जो है वो उसका जो है वो प्रिसिशन या उसकी इतनी होगी जी। ठीक है वैल्यूज, तो इतना फ़र्क हो सकता है डिफरेंट लोगों के टाइम में, लेकिन ये बहुत माइनर टाइम है और इसको जो है वो एब्जॉर्ब किया जा सकता है या इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है जी। तो जितने भी लोग होंगे उन सब का टाइम सेम होगा, अगर सेम नहीं होगा तो फिर इश्यूज होंगे, तो उन इश्यूज से हमने बचना है। द NTP क्लाइंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम चेंजेस द ऑपरेटिंग सिस्टम क्लॉक। ठीक है जी। तो जब आपका टाइम गलत होगा ठीक है, तो फिर सारा आपका डिफरेंस आपका होगा, तो फिर आपकी मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंट नहीं होगी। When the time in the operating system is incorrect, the NTP client in the operating system changes the operating system clock. ठीक है। तो ये सब का टाइम जो है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। शायद इसी तरह की कोई बात करना चाह रहा है यहाँ पे, मुझे भी इसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। ठीक है जी। तो NTP सर्वर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज
सॉफ्टवेयर ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, राउटर्स एंड स्विचेस। ठीक है जी। तो एनटीपी सर्वर्स एक आप नेटवर्क के ऊपर आप लगा देंगे, ठीक है जी, और वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। वो सर्वर्स जो है वो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, या आपके राउटर के अंदर कोई बिल्ट इन कोई एम्बेडेड सिस्टम हो सकता है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हो सकता है, स्विचेस के अंदर कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो वो पहली बात यह है जी कि एनटीपी सर्वर जो होगा वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है जी। एक उसका होने का तरीका या उसके एग्जिस्ट करने का तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है जी कि डेडिकेटेड हार्डवेयर अप्लायंसेस हों और वो जो है वो आपके लिए इस चीज़ को कर रही हों जी, कोई हार्डवेयर अप्लायंस हो और वो सबको जो है वो सिंक्रोनाइज कर रही हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उस तरह की कोई लॉन्ग वेव रेडियो क्लॉक्स और जीपीएस क्लॉक्स जो है वो भी एग्जिस्ट करती हैं जी। एक ये बात कर रहे हैं जी। ठीक है जी, इस तरह से आपके पास इंटरनेट के ऊपर भी जो है वो ऐसी सर्विसेज अवेलेबल हैं कि आप अपने टाइम को कहें जी कि वो इंटरनेट से सिंक होना शुरू हो जाए। तो इंटरनेट के ऊपर जो क्लॉक है वहाँ से आपका टाइम सिंक हो सकता है। तो नॉर्मली एक कोऑर्डिनेटेड टाइम है जी ग्लोबली जिसको माना जाता है, और शायद आपने भी इसका सुना होगा, वो हमारे पास जीएमटी या यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यूटीसी है जी। उसके साथ सारे लोग सिंक होते हैं। तो अभी जितनी भी दुनिया की क्लॉक्स हैं वो इसके साथ सिंक होती हैं। तो जब घंटा चेंज होता है तो सब उसी टाइम पे जो है वो उनका और चेंज होता है। ठीक है, अगर मेरे पास अभी 7:50 है तो अभी उधर भी जो है वो जीएमटी में भी 50 मिनट्स ही हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से चेंज होता है। ठीक है, इसके अलावा भी ट्रांसलेशंस होती हैं जिसके अंदर अगर डे लाइट सेविंग हो या आपके लोकल टाइम जोन हो, जैसे हमारा टाइम जोन वो +5 हम उसको कहते हैं पाकिस्तान में, तो वो भी इसके अंदर इसके साथ एडजस्ट करते हैं सारे लोग। ठीक है, तो एक ये सेंट्रलाइज टाइम है जीएमटी, तो सारे जो हैं वो इसके साथ एडजस्ट करते हैं और अपने टाइम को इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअल कोई एक कोऑर्डिनेटेड क्लॉक है जहाँ से सारे सिंक होते हैं। ठीक है जी, तो इतना काफ़ी है आज के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। आप कोई क्वेश्चन है तो कर लें।